स्वास्थ्य के प्रति कम ध्यान दिया जाता है। परिणाम देखो क्या लिखा है, लैंगिक असमानता की भी गरीबी के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। भारत में स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता है, जिसको हम लैंगिक असमानता बोलते हैं, वो प्रारंभ से ही अस्तित्व में है। समाज में स्त्रियों के स्वास्थ्य के प्रति कम ध्यान दिया जाता है। परिणाम तो स्त्रियों में कुपोषण, कम वजन, कमजोरी अधिक प्रमाण में देखने को मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रसूति के समय मतलब डिलीवरी के समय भी उसका मृत्यु दर अधिक रहता है। इसके अलावा नए जन्म लेने वाले बच्चों के अंदर भी स्वास्थ्य में कमी होती है, उसके स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है, क्योंकि माँ को अगर अच्छा स्वास्थ्य में ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चों को मतलब जो नए जन्मेंगे उसमें भी उसका स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। काम का वितरण करने के मामले में भी स्त्रियों को क्या है कि घर का काम करे और ऐसी मान्यता के आधार पर उसको बाहर का काम नहीं दिया जाता, ताकि और उसको शिक्षा में भी ध्यान नहीं दिया जाता। स्त्रियों में शिक्षा का स्तर भी कम रहता है कि उसको तो घर का ही काम करना है, तो पढ़ लिख के क्या करेगी, है ना। उसी प्रकार मतलब उसके अलावा उन लोगों को आर्थिक क्षेत्र में कामकाज की मतलब मौके भी कम मिलते हैं। ठीक है, तो उसको मौके भी कम मिलते हैं आर्थिक क्षेत्र में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि मेहनत मजदूरी वाली चीज़ें होती है, तो उसमें जो पुरुष ज़्यादा मेहनत मजदूरी कर पाए ऐसे कम स्त्रियों को कम दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो उसको कमज़ोरी रखा जाता है, तो उसको कैसे मजबूती वाला काम दिया जा सके, है ना। तो उसके मौके कम मिलते हैं। फिर हमारे अंदर समाज ऐसा है कि रात को स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना है, ये सब बहुत सारे ऐसे रिवाज है, या फिर उसको मतलब समाज की मान्यता है। उस हिसाब से भी स्त्रियों को बाहर बाहर का काम करना है, फिर दूर का काम करना है, फिर अंधेरे में काम करना है। ऐसे काम के मौके तो उसको मिलेंगे ही नहीं, है ना। फिर कुछ जगह पे तो घूंघट प्रथा और वो बुरखा प्रथा होता है, तो वो भी समस्या रूप है उसको आगे बढ़ने के लिए, है ना। इसके अलावा कामकाज के स्थान पर पुरुष को मतलब पुरुष के मुकाबले स्त्रियों को वेतन दर भी कम होते हैं। अर्थतंत्र की कुल जनसंख्या में स्त्रियों का प्रमाण आधे से थोड़ा कम है, जिसमें स्वास्थ्य का नीचा प्रमाण और आर्थिक क्षेत्र कामकाज की कम मौके उसको जो मिल रहे हैं, उसके कारण कुटुंब में उनके आय कम रहती है, जिसके वजह से गरीबी का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है। अभी आप देख लीजिए, अर्थतंत्र में मतलब अगर 100 में से 50 स्त्री है 50 पुरुष है, लेकिन वो 50 पुरुष ही काम कर रहे, 50 स्त्री काम ही नहीं कर रही है, वो केवल घर का ही काम कर रही है, आर्थिक का मामलों में इतना वो ध्यान नहीं दे पा रही है, तो उसकी वजह से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता आर्थिक तरीके से देखा जाता। हाँ ठीक है कि वो घर में खाना वाना पका के तो उसकी बचत करती है, लेकिन वो बचत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो आर्थिक दर्जे को मतलब और ज़्यादा सुधार सके, है ना। दोनों ही काम करेंगे, दोनों पति पत्नी मिलके काम करेंगे, दोनों कमाएंगे, दोनों घर का भी काम करेंगे और दोनों कमाएंगे भी, तो क्या होगा कि सभी लोग आर्थिक दोनों तरीके से आर्थिक परिस्थिति सुधरेगी। जो 50 स्त्री है वो भी काम करना चालू कर देगी 50 पुरुषों के मुकाबले, और 50 पुरुष है वो भी घर के काम में हाथ बटाएंगे, तो जितना अभी आय हो रही है उससे 1.5 गुनी तो हो ही जाएगी, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, है ना। तो इस प्रकार हमारी गरीबी ज़्यादा रहती है स्त्रियों को, मतलब आर्थिक लैंगिक असमानता की वजह से, यह भी एक कारण हुआ। उसके बाद है अन्य कारण। युद्ध गरीबी का बहुत बड़ा कारण है ना। क्यों? क्योंकि हम जब दूसरे देश के साथ युद्ध करते हैं तो युद्ध के समय में क्या होता है कि हमारा जो संरक्षण का खर्च है, युद्ध के लिए जो खर्च है, सिपाहियों को मतलब गोली बंदूक हथियार शस्त्र ये सब देना, है ना, उसके लिए कपड़ा अनाज वो सब देना, बराबर। तो वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। कपड़ा अनाज तो रेगुलर चलता है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस टाइम पे। उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है ना। वो बहुत सारे खर्च या तो इंडिया में ही करना पड़ता है या विदेश में से मंगवाया जाता है कुछ साधन, तो आयात करनी पड़ती है, तो खर्च बढ़ जाता है। खर्च तो बढ़ जाता है। उस टाइम पे एक दूसरा माहौल होता है देश के अंदर क्या माहौल होता है कि युद्ध की वजह से देश में कुछ हो गया तो देश में मतलब सब मार्केट बंद रहा या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इसलिए सब क्या करते हैं, अनाज को ज़्यादा खरीद के घर में रख लेते हैं कि शायद एक दो महीना बाहर ना निकलना पड़ा तो
1-2 महीने के लिए घर पे अनाज खरीद लो, रख लो, है ना। इसी तरह सब जब अनाज खरीदने लगेंगे तो फिर व्यापारी लोग क्या करेंगे, वो भी जल्दी निकालेंगे नहीं और वो भी संग्रहखोरी करेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, भाव वृद्धि बढ़ जाएगा। अगर संग्रहखोरी होगा तो क्या है, पूर्ति ने जत्था होगा लेकिन वो मार्केट में नहीं जाएगा तो उसको पूर्ति नहीं बोल सकते, और पूर्ति नहीं रहेगी, पूर्ति कम रहेगी और डिमांड बढ़ जाएगी तो भाव बढ़ जाएंगे। भाव बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, भाव बढ़ जाएंगे तो लोग, जैसे हमने देखा कल, गरीब लोग और गरीब बनेंगे और अमीर लोग को तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन गरीब लोग की गरीबी और बढ़ती जाएगी। इस प्रकार युद्ध में देश विकास की प्रक्रिया में मतलब विकास की प्रक्रिया में तो ध्यान नहीं दे ही नहीं पाता, उसके मतलब उसको क्या, उसका ज़्यादातर पैसा विकास की प्रक्रिया में जो खर्च करने वाला होता है उसमें से कटौती करके वो पैसा कहाँ पर डालना पड़ता है, युद्ध के लिए डालना पड़ता है ना। तो इसलिए विकास लक्षी खर्च में उसको कटौती करनी पड़ती है। इस प्रकार आर्थिक विकास कम रहता है, हाँ, और इसी प्रकार भावों की समस्या बढ़ती है और गरीबी में वृद्धि होती है। ऐसा ही हुआ था जब भारत देश आज़ादी के बाद हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध का बार बार सामना करना पड़ा था, तो भारत इसकी वजह से विकासशील खर्च करने की वजह उसको गरीबी मतलब युद्ध के लिए खर्च करना पड़ गया, है ना। आज भी ऐसे समय है कि चीन या पाकिस्तान से बार बार युद्ध करना पड़ जाए भविष्य में, हैं, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चाइना को हम सामने से बुलाए, चलो आ जाओ हमारे साथ युद्ध करने आ जाओ, हाँ, हम तुम लोगों के सामने लड़ने के लिए काफ़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि हमें किसी को युद्ध करना कोई अच्छी बात नहीं है, हाँ, किसी से डरना भी नहीं है लेकिन युद्ध करना भी नहीं है, क्योंकि युद्ध की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों को होता है, कम आय वाले को होता है ना। और देश का खर्च देश के विकास के लिए होना चाहिए था, वो गरीबी में चला जाता है तो देश का विकास भी धीमा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये युद्ध का ही एक परिणाम स्वरूप पार्ट है कि संरक्षण खर्च में वृद्धि। अगर ज़्यादा युद्ध होने लगे, ज़्यादा परेशानियां होने लगे दूसरे देश के लोगों के द्वारा, या फिर कुछ आतंकवाद जैसी या नक्सलवाद जैसी समस्या आन पड़े हैं, तो देश के आम प्रजा के लिए सुरक्षा करने के लिए और संरक्षण मतलब विदेशी प्रजा से सुरक्षा के लिए हमारे संरक्षण खर्च में वृद्धि करनी पड़ती है। संरक्षण खर्च में पहले से वृद्धि अगर करके पहले से वो सब साधन लिए जाएं तो अचानक जब प्रॉब्लम हो जाए उस टाइम पे साधन लाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। फिर ऐसा नहीं हो कि आग लग गए और कुआं खोदना पड़े। अचानक किसी देश ने हम पर हमला कर दिया तो इससे अच्छा हम पहले से मिसाइल, लड़ाकू विमान, टैंक, सबमरीन जैसे बहुत सारी चीज़ें रखें कि जिससे कोई देश हमसे पहले लड़ने के लिए भी 2 बार सोचे कि भाई देश भारत देश है, उसके पास भी ये सब साधन है, चाहे तो हमारे देश को पूरा ख़त्म कर सकते हैं, है ना। तो इससे अच्छा लड़ाई ही ना हो, इसकी वजह से संरक्षण खर्च में वृद्धि करना जरूरी है ना। और आतंकवाद जैसी समस्याओं के लिए मतलब ऐसे लोग मतलब विदेशी आक्रमण से बचने के लिए कुछ जासूसी व्यवस्था भी रखनी पड़ती है, उसके लिए भी बहुत खर्च करना पड़ता है। जासूस लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, CBI, है ना, उन सबको। फिर रॉ है, इंटेलिजेंट ब्यूरो है ना, वो सब के जो भी होते हैं एजेंट, उन सबको ट्रेनिंग देना वो सब कोई आसान चीज़ नहीं है, और ऐसे लोगों को वेतन भी तो ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये सब खर्च क्या है, वो बिन विकास लक्षी खर्च है, मतलब उसकी वजह से देश का विकास नहीं होता, लेकिन देश का विकास में कोई दूसरी हानि ना हो इसके लिए देश को बचाने का खर्च है, वो भी करना जरूरी तो है, लेकिन जितना ऐसा खर्च ज़्यादा होगा उससे विकास लक्षी खर्च कम होगा, और जितना विकास लक्षी खर्च कम होगा तो आर्थिक विकास कम रहेगा, आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा तो गरीबी का प्रमाण ऊंचा रहेगा। तो कमी युक्त नीतियाँ भारत में तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए आयोजन की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर मूलभूत भारी उद्योगों को ज़्यादा महत्व दिया गया, है ना। तो तेज़ी से औद्योगिकरण के द्वारा उसकी वजह से तेज़ी से औद्योगिकरण हो और औद्योगिकरण की वजह से आर्थिक विकास हम साध सकें, और गरीबी और बेरोजगारी की समस्या हल हो सके, ऐसी नीति सोची गई। लेकिन इस नीति के अंदर देश की जो सबसे बड़ी जनसंख्या है जो कि कृषि क्षेत्र पर आधारित है उसको मतलब अनदेखा किया गया। देश में मतलब बड़े स्तर पर की जो जनसंख्या है उसकी बेरोजगारी मतलब बड़े स्तर पर की जनसंख्या को बेरोजगारी और आय पूरी मतलब
पूरी करने वाली जो कृषि क्षेत्र है ना, और उसके अलावा छोटे और गृह उद्योग है, वो क्या करती है, देश की अधिकतर जनसंख्या को रोजगारी पूरी करती है और उसकी आय पूरी करती है। लेकिन इसी जो सबसे ज़्यादा लोगों को पूरी आय पूरी करने वाली या रोजगारी पूरी करने वाली कृषि क्षेत्र और गृह उद्योग का ही विकास पे ध्यान नहीं दिया गया, और इसकी वजह से उनके ऐसे लोगों की आय कमी रही, है ना। इसके अलावा आयोजन के दौरान गरीबी और बेरोजगारी के निवारण के लिए बहुत सारी योजनाएं तो शुरू की गई, हाँ, लेकिन सरकार 5-5 साल में बदल जाती थी। तो योजना किसी ने शुरू की और दूसरे 5 साल में सरकार बदल गई, तो क्या हुआ, वो योजना को उसने जो 5 साल पहले ली गई योजना को उसने मतलब इतना ध्यान नहीं दे पाए, है ना। फिर दूसरे उसने जो नई योजना शुरू की तो उसके बाद 5 साल बाद जो आए उसने उसकी योजना पे ध्यान नहीं दिया। तो इसे मतलब इस प्रकार बार बार बदलती सरकारों के कारण सातत्य और संकलन का अभाव देखने को मिला। हाँ, योजना थी तो योजना बंद नहीं हुई कोई भी, लेकिन या तो योजना में थोड़ा परिवर्तन आया, योजना में सातत्य नहीं रहा, और जो उद्देश्य मेन उद्देश्य पहली बार चालू करने वाला, कोई भी योजना को पहली बार चालू करने वाले का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य में परिवर्तन आता गया, हाँ, और सातत्य और संकलन का अभाव देखने को मिला। परिणाम स्वरूप ऐसी योजनाओं के द्वारा लक्ष्यांक को जो डिसाइड किया गया था कि 5 साल के बाद इतना हो सकता है, 5 साल के बाद इतना हो सकता है, उस प्रकार गरीबी में कमी हो नहीं पाई। क्लियर है।